आज के इस दौर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जो तुरंत लोगों को प्रभावित कर रही हैं। दरअसल इसके पीछे सोशल मीडिया होता है जो सूचनाओं को त्वरित तौर पर लोगों तक पहुंचा देता है। श्रीलंका में एक घटना हुई है जहां पे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। लोगों ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया, प्रधानमंत्री के घर जला दिए, बहुत हिंसा हुई, अराजकता हुई। अब सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के भी एक बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा है कि भारत में भी अर्थव्यवस्था वैसे ही डैमेज होने वाली है, उस तरह की अराजकता यहाँ भी होने वाली है। दरअसल बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ओर इंगित करती हैं, बहुत सारी घटनाएं भी हैं इस देश का। नमस्कार, मैं विनय पांडे, आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी न्यूज़। हमारे साथ इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मौजूद हैं एक स्तंभकार हैं, अखबारों के एक लेख लिखते हैं बड़े बड़े अखबारों में, और एक प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं राजू पांडे जी। हम उनसे बात करने जा रहे हैं और पूछते हैं सबसे पहले तो कि ये क्या लगता है ऐसा अराजकता का दौर है सच में कि श्रीलंका भारत में रिपीट? ये जो लंका की घटनाओं का आपने जिक्र किया, इससे कुछ सबक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए हमें ज़रूर लेने चाहिए। एक तो नायक पूजा, व्यक्ति पूजा, जिस तरह से वहाँ पर एक परिवार को और एक व्यक्ति को महिमा मंडित किया गया, धर्म और राजनीति का घालमेल, और उग्र राष्ट्रवाद जैसा हमारे देश में चल रहा है। इन तीन बुराइयों ने उस अच्छे खासे आर्थिक प्रगति कर रहे देश की ये दशा कर दी है, और प्रकारांतर से हमारे यहाँ भी वैसा ही घटनाक्रम चल रहा है। विकास और समावेशन ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। किसी भी समाज को विभक्त करके उसमें विभिन्न वर्गों में आपस में संघर्ष पैदा करके आप आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। जब तक समाज में समावेशी अवधारणाएं नहीं रहेंगी, लोगों के मध्य सामंजस्य नहीं रहेगा, तब तक आर्थिक विकास भी संभव नहीं हो पाता है। ये हमारी सरकार को समझना चाहिए। और जिस तरह से विशेष करके अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बहुसंख्यक वर्ग को भड़काया जा रहा है, और जिस तरह से एक ब्राह्मण वर्चस्व के दर्शन होते हैं हमको विभिन्न योजनाओं और नीतियों में, तो उससे कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं जाता है। यदि आर्थिक परिदृश्य की हम बात करें तो कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को तो झटका लगा है, और विशेष करके नोटबंदी वगैरह जैसे जो कदम थे उनसे पहले ही अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी। उसके बाद कोविड के बाद जो झटका लगा है, तो तमाम सरकारी दावे एक तरफ हैं, स्थिति ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल चल रही है। और फिर रूस यूक्रेन का युद्ध है, पेट्रोलियम के दाम हैं, तरह तरह के संकट हैं हमारे बीच। लेकिन इनका समाधान तभी संभव हो सकता है जबकि हम आत्म प्रवंचना से बाहर निकलें और अपनी कमज़ोरियों को, देश की खस्ता हाल आर्थिक हालत को बेबाकी से स्वीकार करें, और सारे विरोधी दलों के साथ मिल करके कोई सर्वसहमति बनाई जाए और कोई ऐसी आर्थिक नीति बनाई जाए जो कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करे, और आम आदमी जो कि महंगाई की मार से जिसकी कमर टूटी हुई है, रोज़गार छीनते जा रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों की नौकरियां निरंतर जा रही हैं कोविड के बाद से, जो मजदूरी मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें काफ़ी कटौती हुई है। तो इस तरह से बचतों पे ब्याज कम हो रहा है। आरबीआई की नीतियां भी उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं कि आम आदमी को बहुत समर्थन करती नहीं लगती हैं, अर्थव्यवस्था को बचाए रखने पर उनका ज़्यादा ध्यान है। तो एक समावेशी रूप से चर्चा करके कोई ऐसी अर्थनीति बनाई जानी चाहिए जिससे कि देश में एक स्थिरता का वातावरण हो, और उसके साथ ही सामाजिक समरसता का वातावरण भी बनाना होगा। दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना उचित नहीं है। लंका की घटना यही सबक देती है कि उग्र राष्ट्रवाद, हिंसा, किसी एक व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना, इसका दुष्परिणाम होता ही है। एक अच्छा खासा देश आज देखिए अराजकता के दौर में है। थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास कीजिए कि जो
धार्मिक उग्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद जैसी चीज़ें अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही हैं? इसका कारण ये है कि जिस युवा वर्ग से हम आशा करते हैं कि वो सकारात्मक गतिविधियों में लगा रहेगा, उसके पास एक नकारात्मक कार्यक्रम हम लोग दे रहे हैं। उसको निरंतर हिंसा में उलझाए हुए हैं। जो बुनियादी समस्याएं हैं, बेरोज़गारी कोई समस्या नहीं है, बेरोज़गारी एक अवस्था है, एक स्थिति है। तो युवा वर्ग उससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हम उसकी वास्तविक सहायता करने के बजाय उसको एक आभासी दुनिया में उलझाए हुए हैं। हम ये संकेत दे रहे हैं उसको कि तुम्हारा शत्रु जो है वो तुम्हारे बगल में छिपा हुआ है, कोई अल्पसंख्यक है या कोई दलित है जो कि तुम्हारा हक मार रहा है, इसके कारण तुम्हारी ये दीन दशा हुई है। तो एक इतनी बड़ी युवा शक्ति है, और बारंबार प्रधानमंत्री जी भी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि हमारा देश युवा है, और उस युवा वर्ग की शक्ति का उपयोग कर पाने में हम नाकाम रहे हैं। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वो जो विभिन्न देशों से जो निवेश आता है, वो देखते हैं कि इस देश की स्थिति कैसी है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक तौर से भी। तो उसमें भी निश्चित रूप से असर पड़ रहा है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो उस तरह से प्रतिदान हासिल नहीं कर पाएंगी। जो यहाँ दंगे हो रहे हैं, अस्थिरता का वातावरण है, रेटिंग गिर रही है। एक बड़ा वर्ग जो है, एक तो महिलाएं वैसे ही विकास की धारा से बाहर हैं, समझिए रोज़गार में उनका पार्टिसिपेशन, अभी ही जेंडर गैप इंडेक्स के आंकड़े आए हैं, उनका पार्टिसिपेशन कम है। अब उसके बाद आदिवासियों और दलितों की यही स्थिति है। अब जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा सवर्ण युवा वर्ग है, उसकी भी स्थिति ये है कि वो नकारात्मक उसकी ऊर्जा जा रही है। तो देश की आर्थिक प्रगति कैसे होगी? क्या सच में हालात ऐसे हैं कि अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही है? अब ये कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन उत्तरोत्तर ह्रासात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोविड के बाद जिस रिकवरी की उम्मीद सरकार ने की थी, उस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, पेट्रोलियम प्राइसेस जिस तरह से अस्थिर हो रहे हैं हमारे, तो उससे जो हमारी रिकवरी की कोशिशें हैं उनमें भी असर पड़ रहा है। तो ऐसा कोई संकट नहीं दिखता है, और बहुत बड़ा प्रजातंत्र है कि ऐसी कोई अराजकता हो जाएगी, अर्थव्यवस्था एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती है और एक विचारशील रवैया नहीं अपनाती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ गंभीर संकटों का सामना करना हो हमको। कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि संविधान की जो आत्मा है उसको दरकिनार किया जा रहा है जी आज के दौर में। जैसे सब ले लेते हैं कि अभी इन्होंने एक योजना लाई है, अग्निवीर योजना, उसको लेकर के भी ये सवाल उठाए गए कि सेना में ऐसे 4 साल के लिए भर्ती करना ठीक नहीं है। सेना फ्रंट पे आकर के इन सब चीज़ों में सरकार का बचाव करती है, फिर ये आशंकाएं कहाँ से आती हैं, क्यों होती हैं आशंकाएं ऐसी? अब ये बहुत एक कठिन परिस्थिति है, और ये उस समय से चल रही है जब सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में काफ़ी वाद विवाद हुआ करता था। तो उस समय सरकार ने अपना पक्ष रखने के बजाय स्वयं सैनिक पदाधिकारियों को देश के सामने कर दिया था। तो उस समय से ये प्रक्रिया चलती रही है, और सेना की जो पवित्रता थी और जो गोपनीयता थी, उसको यदि सार्वजनिक विमर्श में लाया जाएगा तो टीका टिप्पणियाँ तो होंगी ही। सेना सैन्य प्रशासन जो सार्वजनिक वक्तव्य देने से बचता रहा है, अभी तक की जो परिपाटी रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देने से बचता रहा है। तो अब सरकार अपनी जिम्मेदारी को सैन्य अधिकारियों के ऊपर डाल करके उन्हें सामने खड़ा कर रही है। तो स्वाभाविक है कि वो सरकार का पक्ष लेंगे, सैनिक अनुशासन तो यही कहता है। लेकिन अग्निवीर योजना का जहाँ तक संबंध है, जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, और मैं काफ़ी इस संबंध में अध्ययन कर रहा था, तो लगभग उसमें से 90% अधिकारी मानते हैं कि ये योजना क्रियान्वित ही होने लायक नहीं है। अब उनकी आपत्तियों पे आपको मैं चर्चा करूं। जैसे 4 वर्ष का कार्यकाल है, उसमें 1 वर्ष तो लगभग ट्रेनिंग में निकल जाएगा। तो कोई भी अब जैसे इन्फेंट्री है या इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंटेलिजेंस की बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग है,
जो ज़मीनी युद्ध में प्रयुक्त होने वाला जो वारफेयर है उसके संचालन की योग्यता है, इन सारी बातों के लिए सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम 8 वर्ष की ट्रेनिंग और अनुभव दरकार होता है। अब 4 वर्ष में वो किस तरह का एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे कि देश की सीमाओं की रक्षा कर सकेंगे। और अनेक वरिष्ठ जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनका ये कहना है कि निर्णायक युद्ध अगर छिड़ता है तो इन अग्निवीरों को लेकर के लड़ने जाने का साहस हम तो नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मघाती होगा। किसी ऐसा राष्ट्रभक्त जिसकी आत्मघाती मूर्खताओं के कारण युद्ध हार दिया जाए, उससे अच्छा यह है कि कोई ठंडे दिमाग से काम करने वाला टेक्नीशियन उन हथियारों का संचालन करे। दूसरी आपत्ति इसमें यह है कि जो 4 वर्ष का कार्यकाल है और उसके बाद 75% अग्निवीरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना है, तो उनकी योग्यता का निर्धारण इतनी अल्प अवधि में कैसे हो पाएगा कि ये योग्य हैं अयोग्य हैं। 1 वर्ष तो उनका ट्रेनिंग में ही निकला है, 1 वर्ष उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिदृश्य से अपने आप को अनुकूलित करने में लगता है। तो फिर छुट्टियां हैं, मान लीजिए उनमें कोई स्पोर्ट्स कोटा वगैरह में अच्छा करते हैं तो उसमें रहेंगे, तो ये उनके साथ अन्याय ही होगा। जो 75% निकाले जाएंगे वो आवश्यक नहीं है कि वो सारे के सारे निकाले जाने योग्य हों, हो सकता है कि कुछ अन्याय उनके साथ हो। तीसरा जो सबसे बड़ी आपत्ति है विनय भाई, उसमें ये है कि जो हमारा रेजिमेंटल सिस्टम था, नाम, नमक और निशान, नाम मतलब रेजिमेंट, नमक माने देश और निशान माने सिंबल उसका, उसने हमको बहुत ज़्यादा युद्धों में सफलता दिलाई है और वो रेजिमेंटल सिस्टम अब टूटने वाला है। जैसे पंजाब रेजिमेंट थी या सिख रेजिमेंट, इस तरह का, तो वो अब ऑल इंडिया ऑल क्लास सिस्टम लागू हो जाएगा इसके आने के बाद से। वो रेजिमेंटल सिस्टम धीरे धीरे इरेलीवेंट हो जाएगा जब भर्तियां ही नहीं होंगी तो उस रेजिमेंटल सिस्टम में जो एक आंतरिक बंधन होता था सैनिकों के बीच, एक मर मिटने की भावना, एक कॉमरेडरी जिसको बोलते हैं, इंटरनल बॉन्डिंग, वो ऑल इंडिया ऑल क्लास यूनिट्स में दिखाई नहीं देती है। और इसका प्रयोग पहले भी हुआ था 1984 में, जब स्वर्ण मंदिर पे सैन्य कार्रवाई हुई। उस दौरान सिख रेजिमेंट की कुछ यूनिट्स में असंतोष की खबरें आई थी, तो सेना ने प्रायोगिक तौर पे कोशिश की कि ऑल इंडिया ऑल क्लास यूनिट्स को गठन किया जाए, लेकिन वही है कि इन पे वो मतलब आपसी विश्वास और कुर्बानी का वो जज्बा जो है वो आसानी से उत्पन्न नहीं हो पाता है। ये एक इसके साथ अग्निवीर योजना के साथ एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो सबसे विचित्र बात है कि 4 वर्ष के बाद जो 75% अग्निवीर बाहर आएंगे, उनके प्लेसमेंट के लिए जो सरकारी दावे हैं वो, और अभी तक जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको जितनी नौकरियां हम दे पाते हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब लगभग दोबारा नौकरियों के लिए करीबन 5,60,000 एक सर्विसमैन ने पंजीयन कराया था और आंकड़े कहते हैं कि उनमें से करीबन 14,000 लोगों को ही हम लोग नौकरी दे पाए। आरक्षण है, केंद्र सरकार के जो 34 विभाग हैं इनमें एक सर्विसमैन लोगों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है, तो उस कोटे का 1/10 भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। कई में तो दशमलव में है, मतलब 20% का कोटा है, 3% लोग हैं, यही स्थिति है। तो इन अग्निवीरों को हम किस प्रकार से नौकरी दे पाएंगे और क्या वो सम्मानजनक नौकरी होगी? हो सकता है कि वो किसी उद्योगपति की निजी सेना के कम पैसे पाने वाले गार्ड बन जाएं या किसी गेट में खड़े रहें, कोई सम्मानजनक इनको उत्तरदायित्व मिल पाएगा ऐसा नहीं लगता है। तो इन परिस्थितियों में देश में जो हिंसा भड़काने के इच्छुक लोग हैं, जो अपराधी, संगठित अपराधी गिरोह हैं या नक्सलवादी हैं या उग्रवादी हैं, अलगाववादी हैं, इनकी नज़रें इन अग्निवीरों पर रहेगी। इनके पास युद्ध में विजय दिलाने का कौशल तो नहीं है, लेकिन एक सभ्य समाज में हिंसा फैलाने के लायक तो हथियारों की ट्रेनिंग उनके पास रहेगी और असंतोष भी इस तरह का रहेगा। वहाँ सेना में भी इनको कोई उत्तरदायित्व तो ठीक से मिला नहीं रहेगा, तो वहाँ भी उपेक्षा का माहौल, और जब बाहर आते हैं तो नौकरी चाकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, गरिमा में नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इस कारण से ये बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ लोग गलत रास्ता पकड़ लें और समाज में अस्थिरता फैलाने लगें। तो
तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियारों के संचालन में प्रशिक्षित नौजवान जब बेरोजगारी की मार झेलते हुए और तमाम जिस तरह का सांप्रदायिक और जातीय वैमनस्य का वातावरण हमारे देश में है, उस जहरीले वातावरण में वो कब तक अपने आप को शांत रख पाएंगे, ये तय कर पाना बड़ा कठिन है। संविधान को डोमिनेट किया जा रहा है, कहीं न कहीं लिबरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है? अब निश्चित तौर से संवैधानिक संस्थाओं को तो कमज़ोर किया ही जा रहा है, और जिस तरह से एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन बनाने के जो टूल्स हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो सब क्या है, देखिए संविधान का क्रियान्वयन जो है वो जवाबदेही के ऊपर निर्भर करता है। तो सरकार हर तरह की जवाबदेही से भाग रही है। सूचना का अधिकार कानून है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, स्टाफ नहीं देते हैं, वहाँ के एक आध व्यक्ति ही हैं, मतलब स्टाफ नहीं है, फंड नहीं दिया जा रहा है। दूसरी स्थिति ये है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। जैसे ईडी के बारे में एक आम नागरिक भी आज कह रहा है कि ये सरकार का यह है, सीबीआई के बारे में चर्चा होती रही है पहले भी, आज भी आयकर विभाग के बारे में भी एक आम परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि सरकार विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए और उनको पराभूत करने के लिए इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो जब इस प्रकार की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो बनी हुई हैं, इनको कमज़ोर किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि संविधान कमज़ोर होगा। फिर जो सेकुलरिज्म का जो एक हमारे संविधान का मूल भाव जो है वो सेकुलरिज्म का मूल भाव है। अब इस मूल भाव से हमारी जो वर्तमान सरकार है, इसकी जो पैतृक विचारधारा है, संघ की विचारधारा, उसकी असहमति रही है। जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद लगभग 2-3 दिन में ही ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय आया था कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। और यही बात आदरणीय गोलवलकर जी भी बार बार उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि ये संविधान जो है इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि हमारा मूल राग क्या है। सावरकर भी यही कहते थे, और सावरकर का तो ये कहना था कि मनुस्मृति जो है वो हिंदू विधि है, और हमारे संविधान में उन विलक्षण विशेषताओं का उल्लेख नहीं है भारतीय परंपरा की, और ये एक पाश्चात्य विचारों की बेमेल जमावट है, ऐसा इनके आइडियोलॉग्स का कहना था। तो संविधान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था वर्तमान सरकार की होगी ऐसा नहीं लगता है। अब चूँकि एक स्थापित परंपरा है और उसका एक बड़ा एकदम से खंडित करना कठिन है, लेकिन धीरे धीरे शब्दों के अर्थ भी बदले जा रहे हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, इनके नए अर्थ दे दिए गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि देशभक्ति, इनके सब नए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इनका उपयोग किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से संविधान पे संकट तो है। कहीं मैं ये पढ़ा था कि जैसे जिहाद का शाब्दिक अर्थ बदल गया। जो इस्लामिक जो सुल्तान लोग हुए, बादशाह लोग, उन्होंने जिहाद का जो सही अर्थों में कभी हमें दिखा नहीं। काफिर सब बहुत उसको भी अलग अलग तरीके से उन लोगों ने मतलब डिफाइन किया, डिफाइन उन्होंने किया हो या ना किया हो, लेकिन सामने परिलक्षित हुआ अलग तरीके से। क्या ऐसे ही शब्दों को मतलब हमारे यहाँ भी किया जा रहा है कि मतलब शाब्दिक अर्थ कुछ और है, दृश्य में कुछ और है? निश्चित तौर से ऐसा हो रहा है। जैसे कि सत्ता का विरोध करना राजद्रोह नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं है, लेकिन विरोध जो है वो एक स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण होता है। एक जीवंत और जागृत लोकतंत्र में पारस्परिक मतभेद न हो और उनकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति न हो तो वो लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ेगा। अब कई बार ऐसी स्थिति बन रही है कि सत्ताधारी दल के ऊपर या सत्ताधारी दल की विचारधारा के ऊपर कोई विपरीत टिप्पणी आ रही है तो उन लोगों को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है, उनके ऊपर सेडिशन के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो ये एक इंटॉलरेंस जो है वो सर्वत्र परिलक्षित हो रहा है। और अभी भी जैसा
एक विवाद चल रहा है कि संसद की कार्रवाई के दौरान कुछ असंसदीय शब्दों का जिक्र है, तो ये वो शब्द हैं जो कि सामान्य तौर से वाद विवाद में और आलोचना के दौरान प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें आप उनकी सूची का अगर अवलोकन करेंगे तो इसमें अधिकांश शब्द जो हैं वो आक्रामक जब चर्चा विमर्श होता है तो लोक व्यवहार में आते हैं और इनमें ऐसे कोई खटकने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से एक असहिष्णुता का माहौल तो बना हुआ है और वही शब्दों के जो नए अर्थ आपने कहा, तो वो स्थिति आ रही है। जो शब्द सत्ता को सुविधाजनक लगते हैं वो संसदीय हैं और जो सत्ता को संकट में डालते हैं, उसके सम्मुख प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो शब्द संसदीय हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने अभी इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये तो हर बार होता है, इसमें नया क्या है? नया इसलिए है कि जिस तरह से जो ऐसे स्वर हैं, असहमत स्वर हैं, चाहे वो जुबैर हों, चाहे वो मेधा पाटकर हों, चाहे हिमांशु कुमार जी हों, उनके साथ जैसा कुछ घटित हो रहा है और वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में भी जो असहमत स्वर हैं, चाहे वो अरुंधति राय हो, चाहे वो आशुतोष हो, उनके बारे में जो टिप्पणियां आ रही, योगेंद्र यादव हैं, तो सोशल मीडिया में आप देखेंगे उनके विरुद्ध जो टिप्पणियां आ रही हैं, तो वो एक ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो आलोचना से बहुत घबराती है और इस कारण से इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया की टिप्पणियों को तो सरकार ये कहकर दरकिनार कर देती है, वो हमारा आदमी थोड़े, या वो हमारा कोई ऐसा कोई प्रवक्ता है या हमारी पार्टी का कोई आदमी, वो तो ऐसे ट्रोल्स हैं। अब वो तो चल रहा है ना, अब उसका सच जो है वो कभी पेगासस की हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ये इस तरह से जो आजकल इंटरनेट और इसमें इतनी तरक्की हो गई है कि इनके जो आईटी सेल्स हैं वो किस टॉपिक को ट्रेंड कराना है, किसको ट्रेंड नहीं कराना है, किस पे लोगों की प्रतिक्रियाएं लेनी है नहीं लेनी है, किस तरह से भड़काना है, और उसके बाद वो फुटप्रिंट्स भी मिटा दिए गए जैसा देखा जाता है। टेक फाक का जो मामला हुआ उसका सच अब कभी सामने आ पाएगा आपको लगता है? तो वो तो कहना यह है, लेकिन कुल मिला करके चर्चा इसलिए होती है कि सरकार एक जो रवैया दिखाई देता है सत्ता का, वो ये है कि वो आलोचना को सहन नहीं कर पा रही है और दमन करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए अगर वो एक सामान्य प्रक्रिया भी होगी तो उसके चर्चा में आने का कारण यह है कि सरकार का आचरण उसको सामान्य नहीं रहने दे रहा है। हम कितने आशावाद, हम आशा करें कि जो चीज़ें हैं स्थापित होंगी, संवैधानिक मान्यताएं स्थापित होंगी, हमारा सेकुलरिज्म फिर से स्थापित होगा और बाकी चीज़ें भी वापस हो जाएंगी, या ये दौर बना रहेगा? अब इसमें बहुत ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये परिवर्तन 2014 के बाद ज़्यादा प्रभावी रूप से हमको देखने में मिल रहे हैं और किसी भी देश की परिस्थितियों का अपन देखें तो 8-10 वर्ष का कालखंड जो है वो बहुत छोटा कालखंड होता है और मुझको नहीं लगता है कि जिस तरह की ये फासिस्ट शक्तियाँ हैं इनकी परिणति जो है वो पराजय ही होती है। कहीं भी फासिज्म जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने स्थायित्व प्राप्त किया हो। जन असंतोष होता है, वैश्विक तौर पे निंदा होने लगती है और परास्त होना ही पड़ता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा हमको व्यथित और विचलित होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जिस तरह से दमन चक्र की बात है या सरकारी नियंत्रण की बात है, तो वो भी एक शुभ संकेत है कि प्रतिरोध के स्वर अब इतने खटकने लगे हैं कि दमन करने की आवश्यकता पड़ रही है और नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका यह है कि सरकार विचलित तो हो रही है कुछ न कुछ,
तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा निराश होना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बस एक ये है कि व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति जो है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो सेकुलर ताकतें हैं या शांति प्रिय ताकतें हैं वो कोई पहलकदमी नहीं कर पाते हैं, हम लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। आज भी आप और मैं जो चर्चा कर रहे हैं, सरकार ने जो कदम उठा दिए हैं, जो फैसले हो गए हैं, जो कोई गलत विवादास्पद बयान किसी सांप्रदायिक नेता ने दे दिया है तो हम लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए। हमारा समाज समरस रहा है, समरस है, अभी भी सब मिलजुल करके रहते हैं, ऐसा कोई विभेद नहीं दिखाई देता है। तो हमको उनके एजेंडे को फॉलो करने के बजाय, चाहे वो विरोध करके ही हम उनके एजेंडे को ही मजबूती दे रहे हैं, तो हमको हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो शक्ति है, उस पे केंद्रित रखना चाहिए। और हमारे देश का मूल चरित्र सेकुलर है, अहिंसा हमारा मूल मंत्र रहा है। और ये एक फौरी उभार ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये आगामी 10-15 वर्ष में कोई न कोई समाधान निकलता दिखाई देगा, ऐसा मुझको लगता है। इससे लंबा खींचेगा ऐसा मुझको नहीं लगता है। जब सेना इन्वॉल्व होने लगे इन सब चीज़ों में, जैसे अग्निवीर का मामला है, और अब ये भी सामने आया है कि अग्निवीरों से जाति धर्म पूछा जा रहा है सब कुछ, तो ये भी कहीं ना कहीं लगता है ये तो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है सरकार, और पूरा हमारा समाज ही पूरे दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। हाँ, कुछ हद तक चिंता का तो विषय है ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कट्टर हिंदुत्ववादी शक्तियों का इतिहास आप देखेंगे तो बालकृष्ण मुंजे जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, मेरे ख्याल से 1927 से 1936 तक, वो इटली की यात्रा पे गए थे 1931 में, और वहाँ मुसोलिनी से भी मिले, और जो वहाँ जो सैन्य स्कूल चल रहे थे उनसे वो बड़े प्रभावित हुए, और बाद में उन्होंने यहाँ नासिक में एक भोंसला मिलिट्री स्कूल भी खोला आने के बाद 1936 में। उसके बाद 37 से सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन अपने पीक पर था, उस समय सावरकर जो थे वो हिंदुओं का सैन्यकरण करो और राष्ट्र का हिंदूकरण करो, ये नारा दे रहे थे, और भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए एक अभियान उन्होंने चलाया हुआ था। तो हिंदुओं को एक सैन्य शक्ति के रूप में, आक्रामक सैन्य शक्ति के रूप में जो असहिष्णु हैं और जो इतर धर्मावलंबी हैं, उनको ताकत के जोर पर पराभूत करने की कोशिश कर सकती है, उस रूप में विकसित करने का स्वप्न कट्टर हिंदुत्व के हिमायतियों को रहा भी है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि सरकार उस दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जो हमारे देश का मूल चरित्र है वो इन सारे घटनाक्रमों पर भारी पड़ेगा और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। इतिहास से मुगलों को हटा दिया गया, इतिहास के पाठ्यक्रमों से सावरकर को गांधी के बराबर बताने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में एक सरकारी उसमें आलेख आया था, तो ये सब भी कहीं ना कहीं तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको तो कहीं ना कहीं भटकाएगी। अब इतिहास का जहाँ तक प्रश्न है, इतिहास दृष्टि के विषय में मेरी अपनी जो मान्यता है वो थोड़ी अलग है। इतिहास किनका इतिहास है? यदि आप देखेंगे तो राजे महाराजाओं का इतिहास है, जो संपन्न वर्ग हैं, जो किसी न किसी प्रकार से शक्ति और संपन्नता के केंद्र में रहे हैं, उनका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। और जो आम नागरिक हैं, मेरे आपके जैसे, इन मजदूरों जैसे, उनका इतिहास तो अभी हमेशा अलिखित ही रहा है और वो गुमनाम मौत मर जाते हैं। दूसरा, जो इतिहास में नई नई खोजें दिखाई दे रही हैं, और विशेष करके ऐसी खोजें जो कि मेरे और आपके बीच कटुता उत्पन्न कर रही हैं, वो भी निराधार होती हैं।
अब मान लीजिए मैं और आप इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा कर रहे हैं और कोई ऐसी ऐतिहासिक खोज अभी होती है कि आज से 10 पीढ़ी पहले मेरे पूर्वज ने आपके पूर्वज को मारा था, तो क्या हम लोगों को आपस में लड़ मरना चाहिए? तो इतिहास की गलतियों से सबक सीखने के बजाय उनको दोबारा दोहराने की कोशिश गलत भी है और आत्मघाती भी है। दूसरा, इतिहास बाहर से नहीं आता है। इतिहास के जो जीवंत तत्व होते हैं वो लोग जीवन में आ जाते हैं। जो हमारी साझा संस्कृति जिसकी बात करते हैं, जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसमें कितने शब्द कहाँ के हैं आप नहीं बता सकते। जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो समोसा वो कहाँ से आया वो आप नहीं बता सकते। तो वो तो घुल मिल गए हैं ना, वो तो हमारे लहू में दौड़ रहा है। जो इतिहास में जिस चीज़ को बचे रहना था, जो जीवित रहने लायक था, वो तो हमारे लोक व्यवहार में, हमारे लोक जीवन में, हमारे DNA में आ चुका है। तो किसी ऐसी नफरती खोज से, भले ही उसमें कुछ आधार हो, उसको बिगाड़ा जाना जो है वो नैतिक रूप से भी उचित नहीं है और कहना चाहिए कि वरेण्य भी नहीं है। तो ये चर्चा बहुत ही ज़्यादा, एक तो लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो विभेद की राजनीति है उसको राजनीति तक ही रहने दें। अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम उसको वहीं छोड़ दें और सामान्य जीवन में इस विभेद को लागू न करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। और दूसरी बात ये, वह सुबह फिर लौट कर आएगी, आशावादी होना चाहिए। मतलब गलत चीज़ें बहुत देर तक नहीं रहती हैं। अगर ये चीज़ें गलत हैं तो बहुत देर तक नहीं रुकेंगी और उनका जड़ ज़रूर उखड़ेगा। देखते रहिए मुनादी न्यूज़। अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ कमेंट करने लायक चीज़ें हैं, कमेंट भी करके पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।